आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है हरियाणा से भाई एडवोकेट राजनारायण पंघाल जी। पंघाल जी, जय श्री राम। जी जय श्री राम। दिग्विजय जी कैसे हैं? बढ़िया जी। पंघाल जी, 60 का दशक जब खत्म हो रहा था और 70 का दशक जब शुरू हो रहा था, तो पंजाब से पलायन का, पंजाब से माइग्रेशन का वो दौर शुरू हुआ था और पंजाब के लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू किया। और 90 का दशक आते आते वो पीक पे आया। शुरू शुरू में क्योंकि जाना बहुत आसान था और 2 नंबर में चले जाओ, 1 नंबर में चले जाओ, वीजा लेके चले जाओ, तार के नीचे से चले जाओ, नहर डाक के चले जाओ, नदी पार करके चले जाओ, बहुत सारे तरीके थे। लेकिन 90 आते आते वो बहुत सख्त कानून हो गए, इमिग्रेशन इतना आसान नहीं रहा, वहां लोग पहुंच नहीं पाते थे। तो पंजाब के लोगों ने फिर 2 नंबरी रास्ते पकड़े और तमाम नए नए तरीके अपनाकर विदेशों में पहुंचना शुरू किया। वो डॉलर, पाउंड और यूरो की जो वो एक जो नशा था ना, वो पंजाब को धीरे धीरे खाता गया। मुझे याद है कि 70 से लेके 2000 तक पंजाब जितना स्पोर्टिंग पावर हाउस कोई और स्टेट नहीं था भाई। ये वो दौर था कि ओलंपिक्स में हमारे इक्का दुक्का मेडल आते थे, हर ओलंपिक में एक आध मेडल आता था। और देखा जाए तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो नहीं आता था। लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, राज्यवर्धन सिंह राठौर के अगर मेडल छोड़ दिए जाएं तो वो एक 90 और 2000 का एक दशक था कि उसमें इक्का दुक्का मेडल ही आए हमारे। लेकिन 2008 आते आते स्पोर्ट्स ने हरियाणा की तरफ अपना कदम बढ़ाया और हरियाणा और दिल्ली, स्पेशली जाट बेल्ट की मैं बात करूंगा, वहां से खिलाड़ियों का एक नया, पूरे का पूरा एक नई पौध आई। और वो स्पोर्टिंग पीक हरियाणा की आई 2016 की ओलंपिक्स में। हमने उसके बाद देखा 12 हो, 16 हो, 20 हो, या अभी लेटेस्ट जो 24 का ओलंपिक गया है, उसमें हरियाणा और दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पंजाब की स्पोर्ट्स के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण राजनारायण जी था, एक इनका माइग्रेशन, दूसरा नशा, और तीसरा ये जो पंजाब स्टाइल कबड्डी है। अब लोग पूछेंगे पंजाब स्टाइल कबड्डी ने भैया क्या किया? तो पंजाब स्टाइल कबड्डी, राजनारायण जी, विदेशों में जाने का एक बड़ा आसान तरीका होता था। जो लड़के कभी हमारे यहाँ कुश्ती और अन्य स्पोर्ट्स करते थे, उन्होंने कुश्ती से डिफेक्ट करके पंजाब स्टाइल कबड्डी को चुना, क्योंकि वीजे लग जाते थे यूरोप के, कनाडा के, अमेरिका के, इंग्लैंड के। और ये यहां से वहां जाते थे, 1 महीना तो कबड्डी खेलते थे और 6 महीना फिर वहां लेबर करते थे और मोटे पैसे बना के वापस आते थे। फिर पंजाब को ले डूबा पाकिस्तान से आया नशा। आज उसी रास्ते पर चल पड़ा है हरियाणा और हरियाणा के आसपास दिल्ली का आउटस्कर्ट। डोंकी लगा के अमेरिका जाना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें हमने नशे की वो जो लत देखी। आज हरियाणा का स्पोर्ट्स, आप कहें चाहे कहें, माने चाहे न माने, नीचे की तरफ जा रहा है। उसमें खिलाड़ियों का ओवर एक्सपोजर, और खिलाड़ी तो नहीं रहा, लेकिन इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर बन गया है, टिकटॉकर बन चुका है। और ये चिंतनीय विषय है। जैसे पंजाब के स्पोर्ट्स को हमने बर्बाद होते देखा, इधर हरियाणा में जो ये माइग्रेशन और नशा आया ना स्पोर्ट्स में, उसने स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा बर्बाद किया। इसमें आपका एक ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता। जी दिग्विजय जी, आपने बहुत ही गंभीर विषय जो समाज के लिए बहुत जरूरी है उसको उठाया है। और फिलहाल पिछले महीने ही हमारी हरियाणा सरकार, जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में है, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया है और गन कल्चर के गांव को लगातार वो बैन करते नजर आ रहे हैं। और इसका जो पक्ष ले रहे हैं वो समाज की जो भलाई चाहते हैं, समाज को जो आगे ले जाना चाहते हैं, अपने प्रदेश की जो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं और इसकी बड़े ही मुखरता से जो है इसकी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ 50% ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि विपक्ष के टच में है और वो अपने विपक्ष की राजनीति के चलते इसका विरोध कर रहे हैं, इस बात का कि जो कल्चर है, जो गाने बैन किए हैं नायब सैनी सरकार ने, उसका संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ता, हम कमाएं कैसे। अब जो कला है वो केवल मनोरंजन का साधन होती है, और जो खेल में खिलाड़ी थक जाता है तो कला उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है, और ताकि खिलाड़ी
अच्छा खेल का प्रदर्शन कर सकते। इतना ही कला का महत्व है, ये हमारे लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। लेकिन मेरी पीढ़ी के पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं दिग्विजय जी, क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हो, खेल परिवार से जुड़े रहे हो, कि ये जो ओलंपिक खेल कराए जाते हैं किसी भी देश द्वारा करोड़ों रुपया लगाकर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये हर देश इतना करोड़ों रुपया इसमें क्यों लगाता है? जी दिग्विजय। राजनाथ जी देखिए, मैं बताऊं, ओलंपिक्स तो एक पूरे विश्व को एकत्र करने का एक साधन है कि पूरे विश्व का खिलाड़ी एक पटल, एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा हो और एक दूसरे से हर तरह की नॉलेज शेयर करे, एक दूसरे से मिले जुले और खेल, और वो एक जैसे एक आप कह सकते हैं ना, वो खेल भावना के तहत पूरे विश्व को एकत्र करने का एक साधन है। और उसमें आपको भी पता है कि अरबों अरबों रुपए खर्च होते हैं और बहुत वृहद एक प्रोग्राम होता है। लेकिन किसी जमाने में ओलंपिक्स का जो मोटो होता था कि पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है, ना कि पदक लेना। आपने पदक लिया है, वो बहुत अच्छी, वो बहुत तारीफ की बात है, लेकिन ओलंपिक्स की भावना थी पार्टिसिपेट करना, कि पूरा विश्व एक पटल पे खेल के लिए एकत्र हो और खेल भावना के थ्रू पूरे विश्व में सौहार्द, शांति और एक खुशी की भावना फैले। लेकिन अब खेलों में मैं देख रहा हूं कि अब खेल खेल नहीं रह गए हैं। हमने देखा है कि कैसे रशिया ने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ डोपिंग को, नए नए तरह के डोप और स्टेरॉयड बनाने के लिए जो डिटेक्ट नहीं होते थे। हमने देखा कि कैसे 2000 के जमाने में टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट नाम का एक इंजेक्शन आया और यही एक बहुत विश्व की बड़ी खिलाड़ी हुई, नामचीन स्प्रिंटर हुई मैरियान जोन्स, वो पकड़ी गई थी। बाद उन्होंने तो बाद में मान भी लिया था कि हाँ ठीक है, मैं उस डोपिंग प्रोग्राम में थी। तो कहीं ना कहीं खेल भावना, ओलंपिक से वो खेल भावना तो बची है, लेकिन अब वो स्तर रहा नहीं। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ओलंपिक्स तो शरेआम एकदम एक युद्ध स्तर पे खेले जा रहे हैं। भाई आपने और मैंने देखा था कि बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना ने कैसे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं आज भी हम बहुत बड़ा स्पोर्टिंग पावर हाउस है, वो नंबर 1 पे आ गया था। उसके लिए उन्होंने क्या क्या कुकर्म किए, क्या क्या प्रपंच रचे, वो चाइनीज मीडिया तो आप जानते हैं वो कुछ दिखाती नहीं है। लेकिन चाइना से जो एथलीट्स डिफेक्ट हुए तो उन्होंने अत्याचार का जो बताया था, तो उससे कहीं ना कहीं खेल भावना बहुत ज्यादा हर्ट हुई। अभी हमने पीछे देखा कि कैसे ओलंपिक्स से रशिया की पूरी टीमें या रशिया के वो प्लेयर जो ओलंपिक्स में कभी ना कभी किसी भी कंपटीशन में डोप में पकड़े गए, तो ओलंपिक्स में रशिया अपने झंडे तले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। यही चीज हमने कुश्ती में देखी थी। जब भारतीय कुश्ती संघ में बैन लगा था तो हम UWW वर्ल्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके झंडे तले लड़े थे। तो अब मैं देख रहा हूं कि कुश्ती हो चाहे ओलंपिक्स में कोई भी स्पोर्ट्स हो, अब उसमें वो खेल भावना कम और वो युद्ध स्तर पे उसकी तैयारी ज्यादा कराई जाती है। ये कहीं ना कहीं खेलों के लिए राजनाथ जी अच्छा भी है। लेकिन अब मैं वापस आऊंगा मूल हरियाणा पे, कि हरियाणा का खिलाड़ी और हरियाणा में जो लोगों की मानसिकता में एक बदलाव आया है। किसी जमाने में खेल आपको समाज में एक प्रतिष्ठा, जैसे अगर आप खिलाड़ी हैं तो समाज में आपको इज्जत मिलती थी। फिर हमने वो दौर भी देखा कि हरियाणा का पहलवान इतना बदनाम हुआ कि दिल्ली का सबसे बड़ा इनामी एक पहलवान हुआ, बदमाश। तो वो दौर भी देखा। लेकिन उसके बाद हरियाणा से 2008 के बाद जो पौध आई और जो खिलाड़ी आए, उसमें मैं नाम लूंगा पहलवानों के, बॉक्सर्स के, शूटर्स के, शूटिंग करने वाले। अभी हमने मनु भाकर की परफॉर्मेंस देखी, हमने अपने जैवलिन थ्रो वाले नीरज चोपड़ा जी को देखा कि कैसे वो आदमी पिछले 8 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि क्या हरियाणा भी पंजाब की तरह बर्बाद होने की कगार पे तो नहीं खड़ा है। उसमें आप गन कल्चर कह लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी बदमाशी का जो एंगल है हरियाणा में, इधर जो उग्रता आजकल देखी जा रही है बात बात पे, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कैसे दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, और वो 90% स्पोर्ट्समैन है। आप पीछे जितनी कंट्रोवर्सीज देखिए उसमें स्पोर्ट्समैन पे कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, और वो 90% हरियाणा से निकल के आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आप क्योंकि एक खेल पत्रकार है और बहुत सालों से खेलों से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको बताइए इसका इलाज क्या है, कैसे हम अपने बच्चों को वापस उसी ढर्रे पे लाएं जो कभी किसी जमाने में हरियाणा में दिखता था, कि हरियाणा में चारों तरफ से लोअर टी शर्ट और निक्कर्स में और टी शर्ट्स में और जूतों में बच्चे दिखते थे। आज वो कल्चर हरियाणा से खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जो एक चिंता का विषय है राजनीति। जी जी बिल्कुल दिग्विजय जी,
काफी सालों से, जब से मैंने मेरा सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम था 2018 ऑस्ट्रेलिया, उसको कवर किया। उसके बाद फिर रशिया में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, वहां गया, मैं अकेला पत्रकार था वहां पे मैं। और फिर उसके बाद एशिया जो गेम हुए जकार्ता में, फिर उसके बाद इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हुए, और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए, उनको मैं कवर करके आया हूँ। तो मैंने नजदीक से देखा, और ये चिंता मैंने यहाँ पे हरियाणा में जो है मेरे जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनके माध्यम से, मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जाहिर की। और ये मैं बता दूं दिग्विजय जी, जब 1999 में यहाँ ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी और कर्णम मल्लेश्वरी का गए थे, और उसके बाद उठा गई सरकार, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार तीसरी बार। ये पूरे धरती पर, पूरी पृथ्वी पर इकलौता प्रदेश है जो इतना कैश अवार्ड देता है। इस कैश अवार्ड जब भी स्टार्ट हुआ तो उसके साथ ही ये और बीमारियां भी शुरू हो गई थी। पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा जो फर्जी फेडरेशन है उनके जो कार्यालय है वो हरियाणा में, और भारत का हर खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं हरियाणा प्रदेश से किसी न किसी रूप में मैं रजिस्टर्ड हो जाऊं, यहाँ से खेलूं कैश अवार्ड के लिए। और यहाँ से टीम गेम अगर है तो मेडल आ जाता है, मेडल आ जाता है तो आपको नेशनल में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। 25% केवल खिलाड़ी ओलंपिक इवेंट में पसीना बहा रहा है। 75% युवा मेरे प्रदेश का, मेरे को इतना भारी दुख हो रहा है, 75% युवा फर्जी फेडरेशन में, दिग्विजय जी, फर्जी, जो हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो फर्जी फेडरेशन है। सबसे बड़ा जो पावर लिफ्टिंग, फिर हैंडबॉल, फिर सॉफ्ट बॉल, जिसके पीछे बॉल लगा हुआ है, हमारे 75% युवा इसमें बर्बाद हो रहे हैं। वो अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस रास्ते पे हैं कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए ट्रायल भी नहीं दे सकते हैं। कल की मैं बात बताऊं दिग्विजय जी, अखबार में छपी थी, मैंने अखबार बड़ा ध्यान से पढ़ता हूं, कि भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान हिसार लाडवा के नवीन पूनिया एक किसी कार्यक्रम में गीत गाएंगे। तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने वहां पे जो अखबार वाले हैं, एडिटर हैं, उनसे मैंने पूछा कि जी हैंडबॉल टीम के कप्तान हैं? बोले जी, उन्होंने बताया होगा, मैं रिपोर्टर से पूछता हूं। तो किसी ने इस दौरान नंबर दे दिया नवीन पुनिया को कि पंगाड़ साहब आपके बारे में ऐसे ऐसे पता कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करो। उनका फोन आया, बोले हाँ पंगाड़ साहब बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने पूछा कि आप भारतीय टीम के हैंडबॉल के कप्तान हैं? बोले नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये अखबार वालों की गलती होगी। तो ये देखिए दिग्विजय जी, केवल ये एक उदाहरण है, मैं इसका ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे हरियाणवी जो पेरेंट्स है, पूरे भारत के जो पेरेंट्स इस चर्चा को सुनेंगे और देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी फेडरेशन है जो आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। आपका बच्चा, हर बच्चा नीरज चोपड़ा बन सकता है और हर बच्चा सुशील पहलवान बन सकता है। आपको देखना है कि उसको 2 ओलंपिक मेडल लेने के बावजूद भी तिहाड़ जेल में जाना है, या सिर्फ 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना है। नवीन पूनिया की कदकाठी, उसका परिवार कहीं नीरज चोपड़ा से कम नहीं है। पूनिया गोत्र जो है इस भारत का सबसे बड़ा जाटों का गोत्र है, आर्य समाजियों की बात की जाए तो चोपड़ा तो बहुत संख्या में बहुत कम है। उसके बावजूद भी स्मार्ट स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा ने चूज किया और एक ऐसे स्पोर्ट्स में मेहनत की जिसमें पहले कोई एग्जाम्पल नहीं था कि जेवलिन में भी हम कभी मेडल ले सकते हैं। और हैंडबॉल में हमारे लाखों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हर गांव में उसकी नर्सरियां हैं। खेल विभाग हरियाणा ने भी हैंडबॉल की नर्सरियां जारी करी है, और उस लेवल पे वो खेलते ही नहीं। ये इंडोर गेम है और ये गम बॉल से खेला जाता है। यहाँ पे जो खेला जाता है वो केवल दूसरी गेंद है और ये आउटडोर खेला जा रहा है। तो इस चर्चा के माध्यम से मैं भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप मिशन 2036 जो अहमदाबाद में बिड लगाने जा रहे हैं, उसमें अगर आप अपने देश का नाम रोशन करना है तो हरियाणवी युवा है उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ओलंपिक इवेंट में सपोर्ट करें जिसमें कोटा हासिल करने की संभावना है। सभी गेम्स में अभी 36 जो इवेंट जारी हुए हैं, आगामी जो लॉस एंजलिस अमेरिका ओलंपिक है, उस 36 गेम में भी हम सभी गेम में कोटा हासिल नहीं कर सकते।
अगर आज हम 2025-26 में 10 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे तो 2036 के जो गेम है उसमें वो कोटा हासिल कर सकता है। तो इस पैसे को सरकारें बर्बाद न करें, और जो फर्जी फेडरेशन है ये अपने जो दबाव है, जो उनका रसूख है, जो मंत्रियों के साथ उनकी साठगांठ है, उनसे मिलकर जो इस लिस्ट में डलवा देती हैं, नर्सरियां बनवा देती हैं, और जो सरकार का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको बर्बाद कर रही हैं। और मेरे को तो हैरानी हो रही है कि भारतीय सेना में और भारतीय रेलवे में या किसी और अन्य डिपार्टमेंट में इस तरह के खेलों को नौकरी क्यों देते हो, जब हमारे मुक्केबाज, हमारे रेसलर, हमारे शूटर बिना नौकरी के घूम रहे हैं। हमारी शूटिंग की एक भी हरियाणा में सरकारी रेंज नहीं है। और अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें हरियाणा की हमारी 19 साल की बेटी झज्जर की सुरुचि फोगाट है, उसने 600 में से 583 का स्कोर मारकर पूरे वर्ल्ड में ध्यान आकर्षित किया है। उससे पहले पलक गुलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उससे पहले 17 साल की मनु बाकर ने तोड़ा। ये तीनों हमारी बेटियां 18-17 साल की थी और झज्जर के 10 किलोमीटर के रेडियस से आती थी। तो झज्जर में क्या एक इंटरनेशनल शूटिंग रेंज नहीं होनी चाहिए? और झज्जर में ही हमारे बजरंग पूनिया जी, हमन सहरावत जी है, बहुत सारे हमारे प्लेयर हैं। रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, सोनीपत, ये जो मध्य हरियाणा है, इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्राउंड तक लेके आते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, 5-5 साल तक उनको गेम करवाते हैं। और ओलंपिक इवेंट में भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, लेकिन आयकर जो दाता है उसका पैसा इस तरह बर्बाद हो रहा है। देखो जी, मेरे को दुख भी होता है, मेरे को हैरानी भी होती है। और इस पे हम जब किसी से बात करते तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता। वो इसको ऐसे बचाव करता है कि नौकरी तो लगी रहे नेशनल में। वो फर्जी फेडरेशन के चुंगल में ऐसा फंसा हुआ है और सिर्फ एक ट्रैक सूट मिलता है उसको। उस एक ट्रैक सूट के चक्कर में हमारे हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। और इस पर जितनी भी चर्चाएं उतनी ही कम है। तो मैं जानना चाहता था दिग्विजय जी, क्या ये 36 जो इवेंट जारी करे हैं, तो आप हरियाणा को भली भांति समझते हैं, इन 36 इवेंट में हरियाणा किस इवेंट में ज्यादा अपने बच्चों को तैयारी करवाए ताकि वो अच्छा हरियाणा का कैश अवार्ड प्राप्त कर सके और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके? और ओलंपिक टाइटल है, पूरे वर्ल्ड में इस उपाधि की सम्मान है। जब आप किसी एयरपोर्ट पे उतर के अगर ये कह दो मैं ओलंपियन हूं तो आप उसको सम्मान मिलेगा उसको। तो मैं दिग्विजय जी इसमें जानना चाहता था जी। देखिए पंगाल साहब, हरियाणा के लोगों का जो एक अक्खड़पना है, जिद्दीपन है, वो जो लड़ मिटने और मर मिटने की जो भावना है ना उनके अंदर, वो जो बचपन से उनके डीएनए और जेनेटिक्स में है, उसके हिसाब से हरियाणा और पंजाब या नॉर्थ इंडिया के जो सबसे बेस्ट गेम है कद काठी के हिसाब से, वो कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। वो कुश्ती है, वो जूडो है, वो बॉक्सिंग है। मैं मूलतः ये जानता हूं कि हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी और मतलब नॉर्मली नॉर्थ इंडिया का आदमी कद काठी से मजबूत है, दृढ़ शक्ति वाला है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, कष्ट सह लेता है, कष्ट काट लेता है। मुझे याद है पहलवानी में लोग कहते हैं कि जितना कष्ट है इस दुनिया में किसी गेम में नहीं है, और हरियाणा उस गेम में सबसे अग्रणी है पूरे वर्ल्ड में। आप देख लीजिए आज हरियाणा की परफॉर्मेंस, आप देख लीजिए कुश्ती में, तो ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भाई नीरज चोपड़ा जी ने आज जेवलिन में जो इंडिया का स्तर खड़ा कर दिया कि इंडिया के मुझे लग रहा है आज 5-7 प्लेयर हैं जो पंगाल साहब आप भी जानते हैं जो 85 मीटर के आसपास पहुंच चुके हैं, और वो सब यंग बच्चे हैं, 18, 19, 20, 22, 24 साल के। तो नीरज चोपड़ा ने एक नई गेम में नया रास्ता दिखाया। तो और क्योंकि बॉक्सिंग में तो हम ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, बॉक्सिंग में वर्ल्ड में हमारे मेडल एशियन गेम्स में गोल्ड है, कुश्ती में है, जूडो में है, तो मुझे लगता है कि हमें इन गेमों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, आपने कहा ना फर्जी फेडरेशन, तो अभी भी मेरे एकदम जहन में एक नया मुद्दा आया है। मेरे एक जानकार है, मेरे गांव का यहाँ भतीजा लगेगा, वो बॉयज आर्मी की जो बॉयज कंपनी नहीं होती जी, बॉयज कंपनी, वो शायद नासिक में है आजकल, अभी 16 साल का है। तो अभी एक नेशनल हुई थी, उसमें उसका गोल्ड आ गया अंडर 17 कैडेट में। उनका कैंप लगा है, रयात बारा यूनिवर्सिटी है ये मोहाली खरड़ के बगल में, खरड़ में है शायद वहां। तो पता चला है मुझे कि ताइक्वांडो में 4 फेडरेशन है इंडिया में। एक तो है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1976 में बनी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कभी वर्ल्ड ताइक्वांडो से एफिलिएटेड होती थी, आजकल शायद नहीं है, लेकिन साई से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से वो टीएफआई एफिलिएटेड है।
अब जो वर्ल्ड फेडरेशन से, वर्ल्ड ताइक्वांडो से जो एफिलिएटेड बॉडी है इंडिया में, उसका नाम है शायद ताइक्वांडो इंडिया, वो साई से एफिलिएटेड नहीं है। दुबई में अगले महीने शायद कैडेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, तो ताइक्वांडो इंडिया ने कैंप लगाया है रयात बारा यूनिवर्सिटी में। और आपको जानकर बहुत दुख होगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको अपनी जेब से आना जाना, रहना, खाना, कंपटीशन की फीस, लाइसेंस की फीस, सब कुछ अपनी जेब से करना पड़ रहा है। आपको पता है खेल में धन्ना सेठों के बच्चे नहीं आते, गरीब परिवार का बच्चा, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स तो एकदम ही निहायत गरीब परिवारों के, लोअर मिडिल क्लास लोग करते हैं। अब आप सोच के देखिए, एक 16 साल के बच्चे के ऊपर आज एक प्रेशर है कि अगर बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है तो आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास अपना कोई बजट है नहीं, साई स्पॉन्सर कर नहीं रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ मिल नहीं रहा है, एफिलिएटेड नहीं है, तो ये मजबूरी है। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो बॉडी एफिलिएटेड है वो वर्ल्ड ताइक्वांडो से नहीं है, तो सबसे बड़ा तो जो फेडरेशनों का आपसी घालमेल है ना, इससे स्पोर्ट्स बहुत पीछे जाता है। पिछले 1.5-2 साल हमने जो कुश्ती का पतन देखा, सारी दुनिया ये कह रही थी कि 2024 के ओलंपिक में हमारे 3 मेडल आने चाहिए थे, 1 आया। उसका सबसे बड़ा कारण था 1.5-2 साल कैंपों का ना लगना, और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ी, मैं एकदम दावा ठोक के कहता हूं, ओलंपिक के मेडलिस्ट खिलाड़ी या वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट खिलाड़ी जब ऐसा घटिया नीच कार्य करेंगे तो बच्चों पे साइड इफेक्ट जाएगा। तो हमें और हमारे बड़े खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को इन चीजों से बचना चाहिए। अभी हमने लेटेस्ट देखा स्वीटी बोरा और दीपक निवास हुड्डा का जो तलाक का जो मामला चला है, या आप धनश्री और वो जो चहल नाम का लड़का क्रिकेटर है उनका है, उससे पहले हार्दिक पांड्या। तो इन चीजों का मैं बताऊं कि छोटे बच्चों पे और माँ बाप पे बड़ा बुरा असर जाता है कि हमारा खेल और खिलाड़ी कहाँ जा रहा है। अरे आपको तलाक लेना है भैया, शांति से ले लो, बात खत्म करो। रोज हजारों 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 तलाक होते हैं पूरे देश में, लेकिन आप लोग उस मामले को इतना तूल पकड़ा देते हो कि बाद में खेल और खिलाड़ी की बेइज्जती होती है, इस बात को समझते नहीं। तो मुझे लगता है राजनारायण जी कि इस स्तर पर थोड़ा सा माँ बाप को भी कार्य करने की जरूरत है और अपने बच्चों को ग्राउंडेड करने की जरूरत है। मगर देखिए, नीरज चोपड़ा की सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगती है कि वो आदमी पिछले 8 साल से इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन है, लेकिन आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं आया। उन्होंने शादी की, वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, उसका कोई हो हल्ला नहीं हुआ। परिवार के कुछ लोग आए दोनों पक्षों के और चुपचाप उन्होंने शादी कर ली, किसी से कोई नहीं। और शादी हमारा एक निजी अफेयर है, उसको जितना आप बंद कमरे में और जितना आराम से कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कोई बात है वो खुल के सामने नहीं आएगी और सब अच्छे से हो जाएगा। तो नीरज चोपड़ा और उनके परिवार से ये सीखना चाहिए कि कभी कभी एकदम जमीनी स्तर पे रह के, ग्राउंडेड रह के आप ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। जी राजनारायण जी। बिल्कुल जी। अभी दिग्विजय जी, हमारे लिए चैलेंज तो ये है कि हमारा बच्चा सुशील पहलवान ना बन जाए जी, और दूसरा हमें चिल्ला चिल्ला के ये बतानी पड़ेगी, जितना हम नशे के खिलाफ जोर दे रहे हैं कि नशे से अपने बच्चों को बचाओ, उसी तरीके से हमारे को बच्चों को ये बताना पड़ेगा, भाई ये खेल है, इनसे दूर रहो। ये जो पावर लिफ्टिंग के नाम पे है, ग्रैपलिंग के नाम पे है, जिस भी खेल में आपको 1 रुपया भी देना पड़ रहा है अपनी जेब से, उन खेलों से आप दूर रहो। उन खेलों का कोई भविष्य नहीं है। और ये जितने के पीछे हैंडबॉल लगा हुआ है, हैंडबॉल है, सॉफ्टबॉल है, फुटबॉल है, ये कभी रैंकिंग इनकी नहीं आएगी ना। टॉप 50 में भी पूरे वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग नहीं है। इनकी 100 से पीछे पीछे रैंकिंग है। मतलब धरती पर देश है 200 और ये 100 में भी नहीं आते। तो ये हम हमारे बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर ना लेके जाने दें। आपका पड़ोसी का बच्चा, आपका बच्चा, जब भी आपको पता लगे कि ये ऐसे खेल में जा रहा है जिसका कोई भविष्य नहीं है, तो उसको तुरंत रोके, भाई तू अपनी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं कर ले तो कुछ और कर ले, ईद खेल के धंधे न छोड़ दे। क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा का ही, क्योंकि हरियाणा ज्यादा खेलों में भाग ले रहा है। दूसरे जो प्रदेश है वो बड़े सिलेक्टिव खेलते हैं। साउथ वाले जो है एथलेटिक्स में मिलेंगे, बैडमिंटन में मिलेंगे, शूटिंग में मिलेंगे। तो स्मार्ट स्पोर्ट्स की जरूरत है। हमें ऐसे आंख मूंद कर स्पोर्ट्स के पीछे नहीं भागना है। और सबसे गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी उनको बच्चा मिले तो उसको जरूर बताएं। और इस अभियान को हम 25 में शुरू करेंगे, और जब 26 में कोई बच्चा 10 साल का अपने अगले 10 साल तक ट्रेनिंग करेगा, तो 36 में, अब मेरे परिवार से 2 बच्चे ओलंपिक में गए हैं, तो मैं ये मानता हूं हर परिवार का बच्चा जो 10 साल का है, वो अगर आज शुरू करे, स्मार्ट स्पोर्ट्स खेलना शुरू करे,
तो वो 5 साल में नेशनल में आ जाएगा, 5 साल नेशनल टीम में रहेगा, और वो जब वो 20 साल का होगा तो वो ओलंपिक खेल सकता है। ये बिल्कुल मेरे को साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि वो इन खेलों से दूर रहे जो ओलंपिक में नहीं है। तो जितने इस पे चर्चा की जाए दिग्विजय जी उतना ही कम है, और ये पंजाब की तर्ज पर हरियाणा आ लिया, इसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। मोहाली में कंपनियां हैं जो इन राइटरों को पैसे देती हैं, सिंगरों को पैसे देती हैं, भाई 1 महीने में तने 2 गाने देने हैं, ये गाने देने, इनको डिक्टेट करती है और इनको पैसा मिलता है। इनको कोई मतलब नहीं हरियाणवी सोसाइटी बाढ़ में जाए, इनको पैसे से मतलब है, इनको अपने फॉर्च्यूनर लेनी है, इनको मोरनी में मोहाली में फ्लैट लेने हैं, लगभग सारे मोहाली में फ्लैट ले रहे हैं, सारे एनसी चंडीगढ़ गया ट्राई सिटी में प्लाट ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, इनको हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। और हमारे बच्चे जो डिजिटल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको जबरदस्ती प्रमोशन द्वारा ये गंदे गंजे कलाकारों द्वारा ये जबरदस्ती ये गाने सुनाए जाते हैं। तो मेरे प्रदेश पंजाब का तो हाल हमारे नजदीक ये देख ही लिया, क्योंकि अखंड भारत जब था, जब हम डिवाइड नहीं हुए थे, तो हम ओलंपिक में हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे खिलाड़ी थे, बांग्लादेश से बहुत सारे खिलाड़ी थे, और जब पार्टीशन हो गया तो पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, आधे खिलाड़ी वहां चले गए, आधे यहाँ रह गए। फिर ये अटैक बोला गया कि इनको नशे में बर्बाद कर दो। अब सारा पंजाब जो है उसमें जितने भी ये गायक हैं सब इन्वॉल्व हैं, गायकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब इसमें एक गायक तो हमारा चला ही गया, उस पर गोलियां चलाई गई थी। तो यहाँ भी अब आने वाले टाइम में हरियाणा में भी ऐसा होगा कि हमारे जो सिंगर हैं इन पे गोलीबारी ये आपस में ही गैंगवार कर सकते हैं। तो इसलिए दिग्विजय जी आज की चर्चा का मेरा यही था, क्योंकि आप खेल से जुड़े हुए हो, और इस पे मैं मानता हूं कि हमें हर महीने इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। जी दिग्विजय जी। राजनारायण जी, आपने जो बातें आज हमें बताई ना कि ऐसे खेलों से बचो जिसमें अभी इंडिया का स्तर टॉप 100 में नहीं है, ये आपने बहुत पते की बात की है कि सही बात है। ये हैंडबॉल हुआ, सॉफ्टबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, यहाँ पे हमारा सही बात है, हम अभी एशिया में कहीं खड़े नहीं होते हैं। हम आज पीछे हमने देखा कि कैसे पूरे बॉलीवुड ने और पूरे स्पोर्ट्स जगत ने मिलकर फुटबॉल को बहुत प्रमोट करना शुरू किया था, लेकिन आज भी फुटबॉल में हमारा स्तर अभी भी हम जो अफ्रीका की 3rd क्लास कंट्रीज हैं, एकदम भूखी, जो भूख जहां भूखमरी है, उनसे भी अभी हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो अपने बच्चे को ऐसी स्पोर्ट्स में डाल के उसका और अपना दोनों का जीवन बर्बाद न करें, वो स्पोर्ट्स चूज करें जिसमें इंडिया परफॉर्म करता है। हाँ ठीक है, थोड़ी मेहनत आपकी एक्स्ट्रा लगेगी, थोड़े एफर्ट एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। आपको उन स्पोर्ट्स को चूज करना पड़ेगा जिसमें इंडिया आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें मैं कहूंगा कि हरियाणा के लिए तो बेस्ट है जी कॉम्बैट स्पोर्ट्स, क्योंकि कद काठी से और इच्छा शक्ति से हरियाणवी शुरू से तगड़ा रहा है, लड़ाकी कौम है, योद्धा कौम है, मार्शल कौम है। तो स्पोर्ट्स में कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे ध्यान दे हरियाणा के लोग, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। राजनाथ जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य फिर किसी स्पोर्ट्स या हरियाणा को लेकर किसी चर्चा में आपके साथ जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जी थैंक यू।